Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine at your places and enjoy with your studies regularly. Okay. In previous classes, we will be discuss on chapter number 1 from your civics textbook. Okay. Today we will explain read chapter number 2 from your history textbook. Okay. हिस्ट्री की आपकी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, रीड करेंगे, जिसका टाइटल है द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। देखिए आपका जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो क्या है? चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, चैप्टर 2 हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी नए राजा और नए राज्य। यानी आफ्टर हिस्ट्री के अंदर, प्रीवियस टाइम के अंदर नए नए जो राजा हैं जो क्रिएट किए गए थे और बाद में उन्होंने किस प्रकार का साम्राज्य जो है वो बनाया, इसके बारे में ये जो चैप्टर है वो आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इन दिस सीरीज देखिए इस चैप्टर्स में क्या है बेटा, देखिए कि इंडिया जो है, इंडिया विटनेस, लिसन मी प्रॉपर, कि इंडिया विटनेस एंड एम्ब्रेंजेस ऑफ मैनी न्यू डायनेस्टीज। उसमें बहुत सारे नए नए डायनेस्टीज जो आए थे उनके क्रिएशन के ऊपर इस चैप्टर को दिया गया, जिसमें चौल थे, पांड्यास थे, ठीक है, गुर्जर थे, प्रतिहार जो है, इस प्रकार के नए नए जो किंगडम्स जो है यहाँ पर क्रिएट हुए थे उसके बारे में ये चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट जाता है द एम्ब्रेंजेस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी हमारी जो नई नई डायनेस्टीज जो आई थी, नए नए जो राज्य हुए थे, उनको किस प्रकार से एमरजेंसीज किया गया था, किस प्रकार से उनको सत्ता के अंदर लाया गया था, इस मैटर पर हमारा चैप्टर है। फर्स्ट पॉइंट, द एम्ब्रेंजेस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी किस प्रकार से उनको एंटर किया गया, एम्ब्रेंजेस किया गया था। तो पहले देखिए कि इंडिया जो है, लिसन मी, इंडिया जो है विटनेस है द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू डायनेस्टी, यानी नए नए राज्यों को किस प्रकार से एमरजेंस के अंदर क्रिएट किया गया, जिसके अंदर, ठीक है, चोलास थे, ठीक है, चास थे, चंदेल थे, पांड्याज थे, गुर्जर प्रतिहार थे, पलाश थे, एक्सेट्रा। ये एक ऐसे किंगडम्स थे जिनको एमरजेंस के अंदर लिया गया था। अब इस एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज के अंदर क्या था कि एट द बिगनिंग ऑफ 7th सेंचुरीज, यानी जब 7th सेंचुरीज की बात यहाँ चल रही है, तो देयर वर द डोमिनेशन ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स और वैरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये कहता है जब 7वीं शताब्दी का स्टार्टिंग बिगनिंग समय जब था, उस समय बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो वैरियर जो चीफ जो थे, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर अपने राज्यों को एग्जिस्टिंग कर लिया गया था एंड रिकॉग्नाइज देम एज देयर सब कोऑर्डिनेट और सामंत। इसमें उन्होंने अपने अलग अलग सब कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए जिनको सामंत कहा गया। क्या कहा गया? जो अलग अलग जो कोऑर्डिनेटर्स जो बने थे उनको क्या कहा गया? सामंत कहा गया। ठीक है, अब सामंत क्या थे? सामंत जो थे बेटा, लिसन मी, आफ्टर द गैनिंग पावर, जब उनको पावर और वेल्थ ग्रेजुअली जब उनको प्राप्त हो गया, दे डिक्लेयर देमसेल्फ, तो उन्होंने अपने आप को ही डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को ही सामने ले आए एज द महासामंत। जब इस सामंत नाम का जब क्रिएशन हुआ था, ठीक है, सब कोऑर्डिनेट्स के अंदर जब इनको पावर मिल गया, समृद्धि वेल्थ मिल गई, उनको ग्रेजुअलिटीज मिल गई, उस समय क्या हुआ था कि इन्होंने अपने आप को हाईलाइट कर दिया लोगों के सामने कि ये जो हैं वो सब सामंत नाम के एक टाइटल के साथ में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। आफ्टर द गेनिंग ऑफ पावर, जब उनको ये यानी जो पावर जब ज़्यादा मात्रा में इनको मिलने लगा, तो इन्होंने महासामंत के नाम से भी महासामंत और महामंडलेश्वर, इन दो नामों की उपाधियों से अपने आप को लोगों के सामने रख दिया, जिसका मतलब होता था द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्किल और रीजन।
यानी जिस क्षेत्र का वो सामंत होता था उन्होंने अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर की उपाधि अपने आप दे दी, जिसका मतलब होता है जो पूरा ग्रेट लॉर्ड, ये एक बहुत ही विद्वान और बड़ा ईश्वर का रूप हूँ मैं, जो कि कहाँ पर, उस लैंड का, उस क्षेत्र का जहाँ पर वो महासामंत है। आगे बात समझ में, sometimes they rejected the supremacy of existing king and arrested their independence। कई बार क्या होता था, जब सुपरमैसीज ऑफ किंग यानी राजा के द्वारा उनको कुछ एग्जिस्टिंग दी जाती थी तो वो उसको रिजेक्ट कर दे देते थे और उनको अरेस्ट भी किया जाता था फॉर देयर इंडिपेंडेंस। इस प्रकार के स्वतंत्र उस व्यवहार की वजह से उनको कई बार अरेस्ट भी किया जाता था। राष्ट्रकूटा चीफ दांती दुर्गा overthrew his Chalukyas overlord in mid-19th centuries and performed a ritual called the Hiranya Garbha। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, उसको आपको एनालिसिस करना है, कंसंट्रेशन करना है। कहता है द राष्ट्रकूटा चीफ दांती दुर्ग overthrew his Chalukya overlord in mid-8th centuries and the performed a ritual। इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्मेंस यहाँ पर करी थी जिसका नाम था हिरण्य गर्भा। ये एक लिटरली और गोल्डन वॉम्ब था उस समय का। इट वॉज डन इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म वन इन आइडेंटिटी एज क्षत्रिय। और यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो ऑर्डर के अंदर आई जो क्षत्रिय के नाम से जानी गई थी। इवन इफ वन इज नॉट वन बाय बर्थ, इवन इफ वन इज नॉट वन बाय बर्थ, कि ये बर्थ के आधार पर इनको नहीं दिया गया था, इनको इनके कर्म के आधार पर इस क्रिएशंस को किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है सम अदर लॉर्ड लाइक द कंडम्बा मयूराश्रमा गुजरा प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद में हरिचंद्रहा वर द ब्राह्मण्स बाय बर्थ बट gave up their traditional professional as used their war skills and established their kingdom in the कर्नाटका एंड राजस्थान। देखो मैंने बोला था कि वैसे तो पहले जन्म के आधार पर ही लोगों को अपनी अपनी डायनेस्टीज जो है वो दी जाती थी, लेकिन जो क्षत्रिय शब्द आया था उसको उनकी युद्ध कला, उनकी पावर, उनकी शक्ति के आधार पर दी गई थी। और ब्राह्मण जो थे वो किसके आधार पर थे? ब्राह्मण जो है वो जन्म के आधार पर ही माने जाते थे। ठीक है, उसके बाद आता है कि अपने आप को म्यूटलेस किसने कर रखा है? What's going on? हाँ, यस। तो ऐसा धीरे धीरे ऐसा जो ट्रेडिशनल जो है वो प्रोफेशनल में तब आया, एस्टैब्लिश किया गया था इसको, इस साम्राज्य को एज एस्टैब्लिश किया गया था, क्षत्रिय साम्राज्य को, जिसको कर्नाटका और राजस्थान इसके विशेष प्लेस थे, रीजन थे, क्षेत्र थे। फिर आता है हमारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, यानी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, हमारा जो प्रशासन है हमारे साम्राज्य का वो कैसा था। इसके भी अलग अलग पार्ट थे, ठीक है, इसके भी अलग अलग पार्ट थे। देखिए, द न्यू किंग अडैप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा, अधिराज। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि आप लोगों को लिसन मी, जो कि आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सो आप लोगों को अपने लेवल पर अच्छे से इसको पढ़ना है। ओके, तो द न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराज और अधिराज, यानी यहाँ पर एक और शब्द को अडॉप्ट किया गया था, एक टाइटल जो है राजाओं के लिए दिया गया था, साम्राज्य के लिए दिया गया था, वो था महाराजा और अधिराज। इसका मतलब होता है ग्रेट किंग, ओवर लॉर्ड किंग्स, त्रिभुवना चक्रवर्तिनियम, यानी लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। दे शेयर्ड देयर पावर with the Samants as well as with unions of peasants
ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। आ रही बात समझ में? उसके बाद यहाँ इसी के तीनों पार्ट हैं, आगे और इसके पार्ट्स आएंगे। ये इसी के पार्ट्स हैं, देखिए कौन कौन से। एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। रिसोर्सेज होता है स्रोत, रेवेन्यू होता है लगान, ठीक है। यानी रेवेन्यू जो था वो एक प्रकार का लगान था, और उस लगान के लिए किस प्रकार के रिसोर्सेज जो हैं उनको क्रिएट किए गए थे। तो इन एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्यों के अंदर natural resources were obtained from the producer, okay. In every state natural resources were obtained from the producer, cattle keepers, peasants, artists, इसमें सारे आ गए। यानी एक स्टेट है जिसके अंदर एक नेचुरल प्राकृतिक जो सोर्सेज है उनको ऑबिटेंड किया गया था, उनको प्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर कैटल कीपर्स जो जानवरों को रख रखाव करते हैं, ओके। उसके अलावा पीजेंट्स एंड आर्टिस्टियन, पीजेंट्स होते हैं गेहूँ खेती आदि करने के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट होते हैं, आर्टिस्ट जो अलग अलग प्रकार के सामानों को बनाते हैं, ठीक है। हु वर फोर्स्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर टोटल प्रोडक्ट्स टू द रूलर। उन्होंने क्या किया, अपना जितना भी प्रोडक्शन था उसके लिए राजा को सरेंडर कर दिया, यानी किंग को सरेंडर कर दिया। ये था रेवेन्यू। क्या था ये, रेवेन्यू। तो द लैंड वॉज ऑन्ड बाय द लॉर्ड्स, यानी लैंड जो था, भूमि जो थी, उसका मालकाना हक जो था वो लॉर्ड्स को दे दिया गया था, यानी राजाओं को दे दिया गया था। द प्रोड्यूसर वर कंप्लेड टू पे रेंट, और यहाँ जो प्रोड्यूसर थे जो उत्पादित कर रहे थे सामानों को, उनको पे करना पड़ता था रेंट के रूप में। टू द ओनर्स वेयर ट्रेडर्स वर पे द रेवेन्यू टू द लॉर्ड। तो राजा जो थे उनको इस रेवेन्यू को एज ए पे करना पड़ता था। आ गई बात समझ में? उन्हें क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था उनको रेवेन्यूज़ को एज ए, मतलब वो रेवेन्यूज़ जो था वो प्रोडक्शन में भी हो सकता था, पैसों में भी हो सकता था। और उसी के साथ में द रिसोर्सेज वर यूज्ड टू द फाइनेंशियल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द किंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट, ऑल्सो द फाइटिंग वॉर्स। अब ये जो रेवेन्यू जो था, ठीक है, जब राजा लोग जो है हमारे प्रोड्यूसर्स, जो हमारे पीजेंट्स, हमारे अन्नदाता जो थे, उनसे जो ये उनसे जो इन्होंने ये ले लिया था, लगान जो उन्होंने उनसे लिया था, उसका वो यूज़ कहाँ करते थे कि एक तो वो अपनी फाइनेंशियली एस्टेब्लिशमेंट यानी अपने खजाने को सुरक्षित करने में करते थे। सेकंड, मंदिर, यानी हमारा जो भी धार्मिक जो कोर्ट्स होते थे, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, इनको बनवाते थे। और साथ ही साथ में वो क्या करते थे कि ये टेम्पल्स बनवाते थे। और जब युद्ध होता था, यानी पहले क्या होते थे कि एक दूसरे राज्य एक दूसरे के ऊपर युद्ध प्रणाली से अपना प्रभाव जो है स्थापित करते थे, यानी एक राज्य को हरा करके दूसरे राज्य में सम्मिलित कर लिए जाते थे, ताकि तो वो जो वार होते थे, वो जो युद्ध होते थे, उनके लिए भी उन्होंने उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके रखा। क्यों? क्योंकि वार के अंदर हमें बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, इनकी आवश्यकता होती है। और फिर एक बड़ी सी सेना जो है उस युद्ध को करने के लिए जाती है, तो उनके खाने पीने रहने की जो व्यवस्था होती है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता था। तो जो इस प्रकार की युद्ध प्रणाली वगैरह जो आती थी, What? Just a minute, wait. तो हमारे इन युद्धों के लिए उस रेवेन्यू जो है उसको वो कलेक्ट करके रखते थे। और कलेक्टिंग रेवेन्यू वर डन बाय द हेयरिंग ऑफिशियल फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज कॉल्ड रेवेन्यूज फंक्शनरीज, एंड these positions were often hereditary. In army clause relative of the king held high position. पहले क्या होता था, हेरिडिटी फंक्शंस को लिया जाता था। राजा का बेटा राजा होता था, जो युद्ध के लिए जाते थे,
जो सैनिक होते थे उनके जो आने वाली जनरेशन जो होती थी वो एज ए सैनिक होती थी, जो पूजा पाठ, जो व्यापारी मर्चेंट होते थे, तो ये सारे हेरिडिटी फंक्शन होता था और इनसे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको हायरिंग ऑफिशियल कहा गया था और इसको एक नाम दिया गया था रेवेन्यू फंक्शनरीज। इसको एक नाम दिया गया था रेवेन्यू फंक्शनरीज। ओके, नेक्स्ट हमारा व्यू ऑफ पॉइंट जो है वो आता है इसी वेज के अंदर। इन दिस सीरीज हमारा जो नया जो पॉइंट आता है वो आता है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, या ये इसका मतलब होता है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। प्रशस्ति भी एक प्रकार का डेजिग्नेशन था, आ गई बात समझ में, और लैंड ग्रांट्स उनके पास जो भूमि वगैरह जो थी उससे रिलेटिव टॉपिक है ये। द लीजेंड ब्राह्मण कंपोज्ड द प्रशस्तिस, यानी प्रशस्तिस नाम का जो उद्धरण है वो ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज्ड किया गया था इन पेरिस ऑफ देयर रूरल, अपने शासक के शासनकाल के अंदर। दे यूज्ड टू डेपिक्ट द रूलर एंड द करेजियस एंड द विक्टोरियस वॉरियर्स, समटाइम दीज वर नॉट लिटरली ट्रू। प्रशस्ति जो था प्रशंसा के आधार पर लैंड ग्रांट्स के ऊपर एक उद्धरण थे। जैसे हम किताब वगैरह लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कोई भी चीज़ जो लिखी हुई होती है जो हम पढ़ सकते हैं, तो इस प्रकार के उदाहरण जो हैं यानी प्रशस्ति जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज्ड किए गए थे अपने राजा के शासनकाल के अंदर। लेकिन इसमें करेजियस है ना, साहस, विक्टोरियस, हमारे जो जीत, हमारे जो वॉरियर्स जो थे, यानी जो जो इसके अंदर शहीद हो गए, जिन्होंने हमारे किंगडम्स को जो है स्प्रेड बढ़ाने के लिए जो उन्होंने करने, किंगडम को बढ़ाने के लिए जो युद्ध में मारे जाते थे वो कहलाते थे वॉरियर। तो उनके लिए कुछ लिटरेचर यानी साहित्यिक रूप में इसको लिखा जाता था जो कि सही नहीं होता था, सत्य नहीं होता था। किंग ऑफन रिवॉर्डेड द ब्राह्मण बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। कई बार क्या होता था, किंग ऑफन रिवॉर्डेड, राजा जो थे वो उनको रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मण्स को बाय द ग्रांट ऑफ लैंड, उनको एक लैंड दे करके। आपने टॉपिक से पढ़ा प्रशस्तिज एंड द लैंड ग्रांटेड, यानी जब राजाओं की प्रशंसाओं के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा कंपोजिशन किया जाता था, उनकी जीत के बारे में लिखा जाता था, वो कई बार पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता था, लेकिन राजा जो है उनसे खुश होकर के उनको जो है अवार्ड किया करते थे, उनको रिवॉर्ड, उन्हें सम्मान दिया करते थे। और उनको ब्राह्मण जो है वो किसके द्वारा, ग्रांट्स ऑफ लैंड, उन्हें कुछ लैंड आदि भी दिया जाता था, जमीन का टुकड़ा जो है वो भी दिया जाता था। दीज वर रिकॉर्डेड और ग्रांट, दीज वर रिकॉर्डेड और कॉपर प्लेट्स। फिर जैसे जैसे इनको इस प्रकार के लैंड को ग्रांट्स किया जाता था तो इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता था, उसको कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो है वो नोटेड किया जाता था कि हमने इस समय पे इस प्रकार के लैंड को ब्राह्मण को एज अ रिवॉर्ड दिया और किस किस व्यक्ति को हम लोगों ने जो है वो रिवॉर्डेड किया, कैसे दिया, क्या ये सारा इस चैप्टर के अंदर आता है। अब इसी टॉपिक के अंदर जब 12th सेंचुरी चल रही थी, द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजा का एक रिटन जो था वो था कलहण, यानी कश्मीर का एक राजा था। 12th सेंचुरीज के अंदर की बात है, उसके बारे में एक रिटन जो पोयम थी वो उसका नाम था कलहण, जिसको संस्कृत के अंदर लिखी गई थी। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, जिसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वैराइटीज थी, ठीक है, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरियन इन ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट। हाँ, तो क्या था बेटा कि ये जो इसमें क्या थी कि बहुत सारी, किसके बारे में हम बात करें,
कश्मीर का एक राजा था जिसके बारे में रिटन पोयम लिखी गई थी, जिसको टाइटल जिसके द्वारा कल्हण के द्वारा इसको लिखा गया था। ये एक संस्कृत का टेक्स्ट था। क्या था? ये एक संस्कृत का टेक्स्ट था। ही यूज्ड वैरायटी ऑफ, इसने बहुत सारे सोर्सेज लिए, इसके अंदर स्रोत लिए, इसमें इंक्लूडिंग किया इंस्क्रिप्शन को। इंस्क्रिप्शन होता है तख्तियों के ऊपर कुरेद कर खोद कर जो लिखा जाता है, चित्र आदि देखा आपने, टचिंग के द्वारा जो लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन था, डॉक्यूमेंट दिए गए, आंखों के द्वारा देखे गए विटनेस जो थे, इन सबको इसने इसके अंदर ऑर्डर के अंदर लिया। एंड अनलाइक द राइटर्स ऑफ द प्रशस्तीज ही क्रिटिसाइज द रूलर एंड देयर पॉलिसीज। फिर ये जो प्रशस्ति इसके द्वारा लिखे गए जो ब्राह्मण थे, वो यहाँ पर काफ़ी सारी पॉलिसीज को जो है वो रचने लगे। फिर आता है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक किसका हम पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम की जब हम बात कर रहे हैं, उसी का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। समृद्धि के लिए जो युद्ध प्रणाली जो अपनाई जाती थी उसके बारे में इसके अंदर कुछ डिटेल्स दी गई है। एवरी स्पेसिफिक रीजन्स वाज रूल्ड बाय डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज, दे ऑल्सो ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज। जितने भी स्पेसिफिक रीजन क्षेत्र जो थे वहाँ पर अलग अलग प्रकार के शासक हुए। दे ऑल्सो ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज, जिन्होंने हमेशा दूसरे के राज्य पर अधिकार करने का जो है एरियाज को जो अधिकार में लेने की कोशिश हमेशा की। हाँ, प्रत्येक राजा जो था वो युद्ध प्रणाली के द्वारा एक राजा पर युद्ध करके वार करके अपने राज्य को बढ़ाता था, अपने राज्य में सम्मिलित करता था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज इन द गंगा वैली वॉज द सिटी कन्नौज। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एरियाज आता है जो कि गंगा वैली में आता है, द सिटी ऑफ कन्नौज, जिसे सिटी ऑफ कन्नौज के नाम से जाना जाता था। देयर वाज ए ट्रिपार्टिट स्ट्रगल अमोंग द गुजरात प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टीज। यहाँ पर कुछ एक ऐसा संघर्ष हुआ था जिसका नाम था त्रिपार्टिट संघर्ष, स्ट्रगल, जिसमें गुजरात के परिहारों ने, ठीक है, राष्ट्रकूटा चोला डायनेस्टीज जो थे उन्होंने कन्नौज की सेंचुरीज के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। द डेमोन्स्ट्रेट और शो ऑफ देयर पावर्स एंड रिसोर्सेज रूलर यूज टू बिल्ड लार्ज टेम्पल। और इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेट और पावर के रिसोर्सेज को प्राप्त करने के बाद इस राजाओं ने बहुत सारे टेम्पल्स आदि भी बनवाए। Thus when one ruler attacked another's kingdom, he also attacked the temples for the plundering the abundant wealth of the temple। यानी ये मंदिरों की जो समृद्धि वगैरह जो थी उसको अमेंडेड किया और इस प्रकार उन्होंने अपनी जीत आदि को वहाँ पर भी इंस्क्रिप्शन के माध्यम से लोगों को बताया। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। आई नो इट्स वेरी वेल कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो आपको अपने घर पर इसको वापस से रीड करना है। इफ़ एनी queries, so you will be noted in your notebook and every concept are clear in doubt class. Okay beta, okay, bye everybody. Thank you ma'am.